बच्चों नमस्कार। अभी आप पाठ 11 तक सुन चुके हैं। आज है पाठ 12, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी वैसे ही एक क्रांतिकारी देशभक्त कवियों में से और लेखकों में से आते हैं, अर्थात उन्होंने काव्य और गद्य दोनों की रचना की है। तो पहले आप देख लीजिए लेखक परिचय। आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावना के कवि थे। इस भावना के कवि थे, राष्ट्रीय भावना के कवि थे। इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 में हुआ था। इनका जन्म बिहार जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, अर्थात जब गांव में रहते तो पहले पढ़ने के लिए कहाँ प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। जब ये छोटे ही थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इनका लालन पालन इनकी माता जी ने किया। लालन पालन माता जी ने किया। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए पटना, वहाँ के विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1934 में इन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ कर दी। 1934 में इन्होंने बिहार में नौकरी आरंभ कर दी और 1934 से लेकर 1952 तक ये बिहार सरकार के सेवा में लगे रहे। अर्थात कई नौकरियां बदली लेकिन बिहार की सरकार की सेवा में लगे रहे। तो सन 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इसमें सन 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो और सन 1965 में भारत सरकार ने इन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। तो 52 में ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए और 1965 पर भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर रहकर उन्होंने अपना संपूर्ण सम्मान पाया और ये मृत्यु तक उस पद पर ही बने रहे। इनकी गद्य कृति संस्कृत की 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी गद्य कृति है संस्कृत के 4 अध्याय, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनका काव्य ग्रंथ उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस प्रकार इन्हें गद्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब 2 पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके थे। जब 2 पुरस्कार सरकार द्वारा ही प्राप्त हो चुके तो इनकी प्रतिभा को देखकर भारत सरकार ने पद्म भूषण देकर इनका सम्मान किया और इनकी गौरव को स्वीकार किया। जब 2 गद्य और काव्य में इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किए तो इनका गौरव बढ़ा। तो भारत सरकार ने इनके गौरव बढ़ाने के लिए इन्हें पद्म भूषण देकर इन्हें सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि। सन 1974 में इनका देहावसान हुआ, अर्थात सन 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आ जाइए पाठ के बारे में। सभी भारतवासियों का स्वप्न है, यानी भारतवासी क्या स्वप्न देखते हैं? भारत अपने जगत गुरु पद को प्राप्त करे, पहली बात। दूसरा, स्वर्ण और रत्नों से परिपूर्ण हो।
यानी हमारा देश धन धान्य से भरपूर है। भारत अपने नाम को चरितार्थ कर लिया। भा प्रतिभा, ज्ञान, शोभा में रत और आसक्त है, वही भारत है। जो भारतवासी हमेशा प्रतिभा, ज्ञान आदि की खोज में जुटे रहते हैं, वहाँ उसी क्षेत्र को हम भारत माता कहते हैं और वहाँ रहने वाले नागरिक को भारतवासी कहते हैं। स्वतंत्र भारत को उन्नत रूप देने वाले राजनेताओं के जीवन से हमें प्रेरित होना चाहिए। जो स्वतंत्र देश में हमारे राजनेता हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्य से हमारे भारत का गौरव बढ़ाया है, वह भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उसी के बारे में लेखक लिखता है कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, मैंने भागलपुर में उन्हें एक पत्र लिखा। लेखक कहता कि मैं भागलपुर में था, उन्हें एक पत्र लिखा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति पद और रूस के प्रधानमंत्री से ज़्यादा मुश्किल था। बोले अमेरिका और रूस में तो एक ही जातियाँ, दो जातियाँ हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ का प्रधानमंत्री काल बहुत ही कठिन है। इतनी जातियों को संभालना, उनको रोकना, उनके झगड़ों को समझाना, ये बहुत ही कठिन काम है। तो आप सब तरह से उनके योग्य हैं, आप सब तरह से उनके कार्य कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य से आप बहुत ही कमज़ोर हैं। तो आपका शासन सबके लिए सुखकर होगा। मेरा अनुमान सही निकला। दिनकर जी कहते हैं कि जो मैंने उन्हें पत्र लिखा था वो मेरा अनुमान सही निकला। उनका राज्यकाल सबके लिए हितकर सिद्ध हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान भयानक कठिनाइयों से भरा देश है और हिंदुस्तान की ये कठिनाइयाँ ही उसके प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देती हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्मों को मानने वाले हैं, धर्म संप्रदाय अलग अलग हैं। उनका झगड़ा होना, आपस में उनको मेल बिठाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्य बहुत ही कठिन माना गया है। आदमी को यहाँ कम से कम 14 घंटे डटकर काम करना चाहिए, और जो 14 घंटे काम नहीं कर सकता वह इस देश का नेतृत्व नहीं संभाल सकता। अर्थात 24 घंटे में उसे 14 घंटे काम करना होगा, तभी वो इस देश का कार्य पूरा निपटा सकता है। प्राइम मिनिस्ट्री का ताज कांटों का ताज है। प्राइम मिनिस्ट्री की गद्दी जीने की नहीं बल्कि मरने की है, क्योंकि जो भी देश में कार्य होते हैं उनका दोषारोपण राज्य के अलावा प्रधानमंत्री पर ही जाता है। तो इस प्रकार उसके लिए उस गद्दी पर बैठना मरने के समान है। ये बातें शास्त्री जी को मालूम थी, और बीमारी के बाद उन्होंने डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार काम की भीड़ से थोड़ा बचना भी चाहा। चाहते थोड़ा बहुत रेस्ट, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। अपने पोर्टफोलियो उन्होंने कम कर दिए थे, लेकिन इसका इलाज क्या था कि वे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ होता था उसकी जवाबदेही से प्रधानमंत्री भाग नहीं सकता। देश में कोई आतंकवाद हो, कोई दुर्घटना घट जाए, रेल दुर्घटना, इन सब का जवाबदेही प्रधानमंत्री को ही देना पड़ता था। उसका हर्जा नुकसाना ये सब किससे लगता है? प्रधानमंत्री। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, तब कई महीनों तक लोग अपने मन में ये कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री भी चुन लिए गए हैं, लेकिन वे मुल्क यानी देश को चला सकेंगे या नहीं, ये मशकूक की बात है, संदेह की बात थी उनके मन में। ये संदेह था कि इतना सीधा साधा व्यक्ति इतने बड़े मुल्कों को कैसे चला सकता है। उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में इशारा किया था
कि जो लोग लाल बहादुर जी को दूध बतासा समझ रहे हैं वे गलती पर है। और उसी समय मैंने एक अपना छोटा सा निबंध लिखा था जिसमें बताया था कि शास्त्री जी को वे दूध बतासा का मतलब बहुत सीधा जान रहे हैं कि ये इतने सीधे हैं कि देश का काम नहीं कर सकते। तो ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। वह एक बकरी है जिसकी टांगें स्फुट, बकरी देखिए कितनी सीधी होती है, लेकिन उनका उसकी टांगें मजबूत है, उसका दृढ़ निश्चय मजबूत है। अर्थात सीधी बकरी की तो जरूर है सीधे, लेकिन उनकी टांगें किसी इस्पात की जो अपने निश्चय से अडिग रहते हैं, वहाँ से हट नहीं सकते। तो विनम्रता और सादगी लाल बहादुर जी के सबसे बड़े गुण थे, लेकिन वे इतने सीधे नहीं थे कि लोग चकमा दे जाए, ना वे इतने विनम्र थे जो चाहे उन्हें झुका दे। अर्थात वो विनम्रता सभी से करते थे, लेकिन इतने विनम्र भी नहीं थे कि कोई उन्हें धोखा दे जाए, उनसे काम करा ले और धोखा दे जाए। वो इतने विनम्र नहीं थे, इतने तो होशियार थे। और कोई वे इतने विनम्र थे कि कोई चाहे यदि जबरदस्ती उन्हें झुकाना चाहे दबाव से तो झुक नहीं सकते। अर्थात सीधा समझकर यदि कोई व्यक्ति उन्हें झुकाना चाहे तो वो अपने निश्चय से झुक नहीं सकते थे। ऐसा मैं इसलिए समझता था कि मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच दंगा हुआ तो पंडित जी ने झगड़े को सुलझाने के लिए और किसी को न भेजकर लाल बहादुर शास्त्री जी को भेजा। अर्थात असम और बंगालियों में झगड़ा हुआ। अब दो प्रदेशों का झगड़ा था, वहाँ रहने वाले एक दूसरे से काफ़ी लड़ गए। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस झगड़े को निपटाने के लिए शास्त्री जी को भेजा, क्योंकि वो वही समझते थे कि विनम्र और सादगी से इन्हें समझा सकते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जब वहाँ गए तो वहाँ का वातावरण बहुत ही विषाक्त था। एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, तो उनका कलेजा बैठ गया। लेकिन उन्होंने कई दिन तक अपना प्रयास जारी रखा। इन पार्टियों को समझाया, बंगालियों को भी समझाया, असमियों को समझाया। तो इस प्रकार समझाने उन्हें काफ़ी दिन लग गए, लेकिन वे अंत में झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली वापस लौटे। ऐसा नहीं कि झगड़े को ऐसे ही छोड़ कर, झगड़े के निपटारा करा के ही वहाँ से वापस लौटे। संसद में जब अंग्रेजी समर्थक विधेयक पेश किया गया, उस समय भी शास्त्री जी की सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग काफ़ी प्रभावित थे। अर्थात जो अंग्रेजी समर्थक विधेयक था, जो अंग्रेजियों के नियम के पालन करने वाला था, उसे पास कराना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वहाँ के नेता लोग उसका विरोध करते। तो शास्त्री जी ने सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग प्रभावित थे। यह घोर रूप से बदनाम विधेयक था और सदस्यों पर अगर सचेता की छड़ी टंगी नहीं रहती तो उसके पारित होने की संभावना ही नहीं थी। अर्थात सदस्य लोग उस विधेयक को पास ही नहीं कराने देते। उन दिनों सदस्य काफ़ी चिढ़े हुए थे, लेकिन पंडित जी तो सबको उपलब्ध नहीं थे। अर्थात प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे तो कोई मिल नहीं सकता था। तो जैसे भी अपनी भड़ास निकालनी होती थी वह उससे शास्त्री जी के सामने ही निकालता था। भला बुरा अच्छा जो भी कहना हो वो शास्त्री जी के सामने ही कहता था। मुझे याद है कि उन दिनों एक कवित्री संसद सदस्य ने शास्त्री जी पर छोटी सी व्यंग कविता लिखी। अर्थात एक सांसद महोदया थी जो एक कवित्री भी थी। उन्होंने शास्त्री जी पर एक व्यंग रचना की। उससे संसद के अनेक सदस्यों ने सुना और कविता शास्त्री जी ने भी सुनी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते हैं। देखिए, उनकी बुराइयां उनके सामने व्यंग बाणों द्वारा की जा रही हैं, लेकिन शास्त्री जी उन्हें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। उन्होंने उसको पलटकर उसका जवाब नहीं दिया कि आपने ये कविता गलत लिखी। पंडित जी सच्चे
जनसेवी की तलाश में थे, जिसे अपनी गरज नहीं हो, जो निश्चल और विनम्र हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो चाहते थे कोई ऐसा विनम्र व्यक्ति और मिलनशील व्यक्ति हो जो इस देश की बागडोर को संभाल सके। तो उन्हें चुनाव करना था। कामराज योजना के अंतर्गत जब शास्त्री जी फिर मंत्रिमंडल में बुला लिए गए, तब इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे देश के सामने अपने उत्तराधिकारी को खड़ा कर, अर्थात जब उन्हें दोबारा बुलाया गया शास्त्री जी को, तो लोगों को मालूम हो गया कि शायद ये ही भविष्य के उत्तराधिकारी यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह प्रमाणित कर दिया था कि इस पद के वे सर्वथा योग्य। आखिरी दिनों में उन्होंने दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर तो यही कहने को जी चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर जी की तरह हो जाएं, तो फ़कत 25 वर्षों में यह देश संसार का अग्रणी देश हो सकता है। जो कार्य उन्होंने देश के लिए किए, उससे लगता था कि यदि ऐसे ही प्रधानमंत्री हमें मिलते रहें तो 25 सालों में ही हमारा देश सब देशों से श्रेष्ठ कहलाएगा। लाल बहादुर जी ने भारतवासियों के साथ बहुत ही अच्छे कार्य किए। उन्होंने भारतवासियों के माथे पर जो ऋण छोड़ा था, अर्थात जवाहरलाल नेहरू के समय में जो ऋण भारतवासियों पर चढ़ गया था, दूसरे देशों का कर, उससे उड़न होने को हम क्या कर सकते थे। वे जब स्वर्गीय होने के आए तो भारत गौरव से गर्दन तान कर चल रहा था, अर्थात उस समय उन्होंने उस ऋण से भारतवासियों को मुक्त कर दिया। जो सेना उन्हें मिली थी वह भी गिलानी की भर्ती दबी हुई थी। गिलानी से इसलिए कि सन 62 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो हमारे यहाँ से उन्हें आदेश नहीं दिया गया, वो बेचारे अपने अस्त्र लिए बैठे रहे और दूसरा चीनियों ने उन्हें मार डाला। तो इस प्रकार सेना में गिलानी भरी हुई थी। तो क्यों? इसके अधिकांश फूल नेफा के मैदान में कट गए थे, अर्थात वहाँ से हुक्म नहीं मिला था सरकार से, तो बेचारे बैठे बैठे ही मारे गए। इस कारण वो शर्मिंदा थे। बहुत दिनों के बाद उन्हीं के समय में भारतवासियों ने को फिर एहसास हुआ कि हम भी वीर हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्री जी ने उस सेना को मानकर फिर से ताज़ा और जवान कर दिया था। उन्होंने उन्हें शहर बनाया, उनके बल को परखा और कहा कि आप देश के सच्चे सपूत हैं। तब भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि हम भी वीर हैं और हम भी मरने मारने में माहिर हो सकते हैं, हम भी देश के लिए कुर्बानियाँ कर सकते हैं और देश के भीतर अगर कोई शत्रु घुस आए तो हम उसे भी धूल चटा सकते हैं। अर्थात अब उनमें आत्मसम्मान जागा, क्योंकि उस समय तो दबा हुआ था। जब सैनिकों को कोई आदेश नहीं मिला, वो मार रहे और आप केवल हथियार नहीं उठा रहे हैं, तो उनकी आत्मा दब चुकी थी, जिसे शास्त्री जी ने निखारा। अब वो भी गर्व से भारत माँ की रक्षा के लिए तैयार थे। एक यही दान कितना बड़ा दान है। स्वतंत्रता के बाद के समय की तो बात ही क्या है। हमारे सारे इतिहास में ऐसे कितने राज्य और राजनीतिज्ञ हुए जिनके छोटे से शासनकाल में देश ने वह चीज़ पाई हो जो चीज़ शास्त्री जी के राजकाल में मिली। अर्थात बहुत से राजा महाराजा हो गए, लेकिन वे अपने राज्य को उतना कुछ नहीं दे सके जितना शास्त्री जी ने दिया। शास्त्री जी की दृढ़ता और उनका आत्मविश्वास को देखिए। जब अमेरिका ने पैंच डाली कि अन्न हम तुम्हें महीने महीने देंगे, तब शास्त्री जी का कलेजा जल उठा। एक समय हमारे देश में सूखा पड़ गया था, अनाज की कमी हो गई थी और उस समय हमें अनाज अमेरिका से मंगाना था।
लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम महीने के महीने अनाज देंगे, यानी एक महीने जब खत्म हो जाए फिर हम अनाज भेजेंगे। तो ऐसे आने जाने में 10-12 दिन होता, हमारे देश के लोग भूखे रह जाते। मगर वाणी उनकी, शास्त्री जी का कलेजा तो जल उठा, मगर वाणी उनकी गर्म नहीं हुई। अर्थात इसके प्रति दुख तो लगा, लेकिन उन्होंने कोई गर्मजोशी से अमेरिका को जवाब नहीं दिया। उन्होंने देश को बड़ी ही सादगी से सिर्फ यह सलाह दी कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास रखो। अर्थात उन्होंने फिर अमेरिका से कुछ नहीं कहा, अपने देशवासियों से कहा कि सब्जियां, आलू और ये जो हरी सब्जी है इनको खूब खाओ, रोटी कम मात्रा में खाओ, सप्ताह में एक दिन उपवास रखो। इस प्रकार हमारे देश में अन्न की कमी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें जीना है, जो इज्जत से जिएंगे वरना भूखों मर जाएंगे। अर्थात जब तक हम जिएंगे इज्जत के साथ जिएंगे, हमें किसी से मांग कर नहीं, यानी बेइज्जत होकर रोटी नहीं खाना है। तो बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। न तो इन्होंने मांगा, जब उन्होंने सोच लिया कि इन्होंने वो भी मांग बंद कर दी, तब अमेरिका ने अपने आप ही 1 करोड़ टन से अनाज बढ़ाकर 1.5 करोड़ अपने आप कर दिया। देख लिया कि कोई मांग नहीं आई। वहाँ का देश का नेता कह रहा है कि हमारे देश के लोग साग सब्जियाँ खाकर अपना गुजारा कर लेंगे, तब उसने भी 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। नेता तो अक्सर बकते ही रहते हैं, मगर उनकी बातों का असर नहीं होता। लेकिन दुनिया जानती थी कि शास्त्री जी जो कहते हैं वही करने का विचार है, इसलिए उनकी बातों का असर होता है। देशवासी जानते थे कि शास्त्री जी जो कहते हैं वही करते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो करके ही छोड़ेंगे। इसलिए देशवासियों को उनकी बातों पर विश्वास था और उनकी बातें मानते भी थे। युद्ध के समय जो मुस्तैदी शास्त्री जी ने दिखाई, उसकी प्रशंसा सारी जनता और सारी फौज करती है। अर्थात 1965 में पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उस समय शास्त्री जी थे। शास्त्री जी ने फौज को इतना तैयार कर दिया था कि जाओ युद्ध करो, हमारी तरफ से छूट है। सेना ने लड़कर इतना उन्हें पीछे कर दिया कि लाहौर तक पहुंच गए थे। जब ताशकंद वार्ता में संधि हुई तो वहाँ मांगे गए, इनसे कहा गया कि आप इनकी ज़मीन इन्हें वापस लौटा दो। तो उन्होंने कहा था कि जिन जवानों ने युद्ध भूमि में लड़ा है, यदि वो लौटाना चाहें तो दे सकते हैं। मैं क्या हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, गद्दी पर बैठा हूँ, ना मैं लड़ने गया। तब उन्हें अनुभव हुआ कि हमारा वीर जवान कितना श्रेष्ठ होता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान क्या है? किसान अन्नदाता है, जो हम सब लोगों का भरण पोषण करता है। और जवान क्या है? सीमा पर हमारे देश की रक्षा करता है, जिसके कारण शत्रु हमारे देश पर प्रवेश नहीं कर पाते और हम सुख शांति से सो सकते। हमें यहाँ किसी का डर नहीं रहता। लेकिन जब शांति का मौका आया, तब ताशकंद में शास्त्री जी ने चौहान साहब से कहा, यह याद रखिए कि जिस दृढ़ता से हमने युद्ध किया है, उसी दृढ़ता के साथ हम यहाँ शांति की भी खोज करेंगे। अर्थात जो युद्ध होना था वो हो चुका, लेकिन अब शांति बहाली भी हम चाहते हैं। न जाने शास्त्री जी के भीतर कितने जन्मों की साधना इकट्ठी थी। लगता था कि वे भारत धर्म के ही अवतार हैं। वे इतने विनम्र थे कि लगता है विनम्रता उनके सभी गुणों को छिपाकर बैठ गई थी। जब पाकिस्तान ने खरोंच मारी अर्थात युद्ध किया, उस विनम्रता के आवरणों को फाड़कर युद्ध का नेता प्रकट हो गया। तो उन्होंने अपनी विनम्रता छोड़ दी और सैनिकों को युद्ध के लिए अग्रसर कर दिया।
यह देखकर भारत की जनता निहाल हो गई। भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा था कि हे भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाकर, उनसे युद्ध लड़वाकर, उनके द्वारा तुम्हें विजय दिलवाकर और फिर युद्ध की आग पर उनके हाथों पानी दिलवाकर भगवान ने तुम्हें ढाढ़स बंधाया। अर्थात उन्होंने संपूर्ण ये कार्य किए हैं। जो भी आदमी शास्त्री जी से मिलकर वापस आता था, वह अपने मन में एक बार यह जरूर सोचता था, अरे यही भारत का प्रधानमंत्री है। अर्थात वो इतने विनम्र और सीधे थे, जो मिलकर आता था कि भाई नेता लोग जब इतने कठोर हैं तो प्रधानमंत्री तो और हो, लेकिन वो सबसे विनम्र वाणी में ही बात करते थे। मगर जो आदमी सबसे सीधा, सबसे श्रेयहीन और सबसे कम तेजस्वी दिखता था, सारा भारत उसी की आज्ञा में रहना सीख गया। अर्थात वो अपनी विनम्र वाणी द्वारा ही भारतवासियों से अपना काम करवा लेते और सभी करते थे। कहते हैं कि जिन लोगों ने उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए की थी कि वे बहुत सीधे और कमज़ोर थे, उनका भ्रम शायद ज़्यादा दिन नहीं टिका। कुछ लोग सोचते थे कि इतने सादा विचारों वाले, इतनी सादगी से रहते, बहुत ही विनम्र हैं, ये क्या इस देश का पद संभाल सकेंगे, प्रधानमंत्री का। लेकिन उनका भ्रम भी ज़्यादा दिन नहीं टिका और वे खुद ही लाल बहादुर जी का मुँह जोड़ने लगे। अर्थात कैसा व्यक्ति है कि जो कहता है वो पूर्ण होता है, तो वे खुद भी उस आश्चर्य करने लगे। शास्त्री जी लगभग देहाती आदमी थे। अर्थात जैसे देहात में रहन सहन सीधा सादा होता, सादा पोशाक होती, उसी प्रकार उनका जीवन भी देहाती जीवन था। लेकिन देहाती भी उस अर्थ में थे जिस अर्थ में ऋषि देहाती होता है। ऋषि देहाती होता है वो जंगलों में रहता है, तपस्या करता है, तपस्या करके अपने जीवन के सार को निकालता है। इसी प्रकार वो भी एक देहाती थे। कैसे? ऋषि के समान। अब ऋषि के समान कैसे? वशिष्ठ ऋषि थे, जंगल में रहते थे, मगर सारी अयोध्या उनकी अधीन थी। वशिष्ठ ऋषि कहाँ थे? जंगल में उनका आश्रम था, वहीं पर रहते थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन इतने बड़े अयोध्या का राज्य उन्हीं की आज्ञा से चलता था। अर्थात कोई कार्य करना होता था तो मुनि वशिष्ठ से आज्ञा ली जाती थी कि महाराज ये कार्य करें या न करें। जब वो उसकी स्वीकृति देते थे तभी कार्य हो सकता था। जैसे चाणक्य मौर्य साम्राज्य के भाग्य के विधायक थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार किया और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मगर खुद उनकी झोपड़ी पर लौकी की लता फूलती थी। अर्थात चाणक्य गांव के बाहर जंगलों में एक छोटी सी कुटिया थी जिसके चारों ओर लौकी या कद्दू की बेलें चढ़ी रहती थी और वो उस कुटिया में निवास करते थे। लेकिन उनकी आज्ञा संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में मानी जाती थी। तो शास्त्री जी भी 30 वर्षों तक सत्तारूढ़ रहे, यानी 30 वर्षों तक वो सत्ता में रहे, मगर अपना घर वे कहीं भी खड़ा नहीं कर सकते। बताइए, आज कौन ऐसा होगा, छोटा सा नेता होता है, वो जरा सा नेता बन गया तो उसके महल खड़े हो जाते हैं, सैकड़ों नौकर चाकर लग जाते हैं। लेकिन धन्य वो भारत का सपूत जिसका घर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ। अर्थात उसने अपना संपूर्ण जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो लेखक कहता है, क्या ऋषि भी इससे बड़ा मनुष्य होता है? अर्थात ये मनुष्य जरूर थे, लेकिन ऋषियों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार ऋषि परोपकार के लिए जीता है, उसी प्रकार शास्त्री जी हमेशा देश और देशवासियों के लिए जिए। अपने लिए उन्होंने कभी कोई संग्रह नहीं किया और ऐसा
प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही कठिन है। तो अब इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।